नमस्कार। सवाल आपका देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। जातिगत जनगणना की मांग हर राज्य की तरफ से की जाती है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी खुद जातिगत जनगणना करा के सर्वाधिक आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा 63% ओबीसी हैं, 27% पिछड़ा वर्ग हैं, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। तो वहीं एससी वर्ग की आबादी 19% है, जो आंकड़े बिहार सरकार की तरफ जातिगत जनगणना की तरफ जारी किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले जातिगत जनगणना कब हुई थी। 1881 में पहली बार अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना करवाई थी, जिसमें आंकड़े भी जारी हुए। उसके बाद 1931 में भी हुई, तब भी आंकड़े जारी किए गए। लेकिन 1941 में जब जनगणना हुई, उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। उसके बाद कितनी बार जातिगत जनगणना की मांग उठी, सरकारों पर दबाव बनाया गया, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन 2024 के चुनाव हैं, नजदीक हैं, तो क्या जाति वाला ये दांव चलेगा? इसी पर आज बड़ा सवाल करेंगे। तमाम गेस्ट जो हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके रिजल्ट आया है। अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। 10 वाला फिगर 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना। देखिए उनको भी फायदा है, तो बाकी सबको लाभ मिले। अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएगी। जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो हैं पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। तो चलिए अब इस पूरे मामले पर सियासी तापमान जो है बढ़ चुका है, सवालों का रुख करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। फिलहाल जातिगत जनगणना को लेकर लगातार अब रिएक्शंस जो हैं सामने आ रहे हैं और यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। जाति या राजनीति, जनगणना से इसका किसका अधिक जो है फायदा होगा? जातिगत जनगणना से क्या चुनावी समीकरण बदलेगा? जातीय सर्वेक्षण से वंचितों का उद्धार या सामाजिक बंटवारे का आधार होगा? ये बड़े सवाल हैं आज जो हम पूछ रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। फोन लाइंस जो है खुल चुकी हैं, अपना सवाल भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, आज जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई है बिहार सरकार की तरफ से। तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ऐतिहासिक कदम बताया। राहुल गांधी की तरफ से आज ट्वीट किया गया, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जब संबोधन कर रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जाति के नाम पर कांग्रेस बांटती हुई आ रही है। कांग्रेस अभी भी लोगों को जात पात में बांट रही है। और आज इसी पूरे मसले पर जो है बातचीत करेंगे। तमाम गेस्ट जुड़ेंगे। सवाल आपका पे आप कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल लगातार ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। जाति या राजनीति, जनगणना से इसका अधिक फायदा किसका होगा? जातिगत जनगणना से क्या चुनावी समीकरण बदलेगा या फिर जातीय सर्वेक्षण से वंचितों का उद्धार या सामाजिक बंटवारे का आधार होगा? तो तमाम गेस्ट जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूनम सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हैं, कमल कमलेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राकेश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले तो पूनम सिंह आपका रुख करेंगे, क्योंकि
आप इसके समर्थन में है या नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस तरह से आज रिएक्शन सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आज भी लोगों को जात पात में बांट रही है, और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना से, क्योंकि ये विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जातिगत जनगणना से बीजेपी को परहेज है, तो क्या इसके मायने समझे, क्या समर्थन में है, या फिर सच में बीजेपी को इस जातिगत जनगणना से परहेज है इसलिए नहीं हो पा रही? जी, पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगी और मैं बताना चाहूंगी कि बीजेपी शुरू से ही जातीय जनगणना के समर्थन में थी। तो ये अफवाह फैलाना कि बीजेपी समर्थन में नहीं है, बीजेपी जब बिहार की बात करे तो प्रतिनिधिमंडल जब मिलने गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी से, तो हमारे बिहार के नेता भी वो उसमें शामिल थे, तो बीजेपी तो इसका कभी विरोध की ही नहीं। क्या कमल कमलेश ये सही कह रही हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार सीएम ने पिछले साल जो है रुख किया था केंद्र सरकार का कि उनको जातिगत जनगणना करानी है, लेकिन केंद्र की तरफ से ना कोई सहमति बन पाई, ना मदद मिल सकी, तब जाके नीतीश कुमार ने खुद ही ये फैसला लिया और जातिगत जनगणना हुई। लेकिन पूनम जी तो कह रही हैं हम तो शुरू से समर्थन में थे। बीजेपी ने ही इसका विरोध किया और हाईकोर्ट में इन्होंने एक याचिका दायर की इसे रोकने की। जी, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का मानसिकता दिखाती है कि वो पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों की पार्टी है ही नहीं। तो उससे पहले इसको अपने आप में ये मंथन करना चाहिए बीजेपी को कि वो पहले समझ ले कि वो आम जनता के हित की बात करती है या फिर जो सामाजिक ढांचा है जो इस देश का, उसके बियॉन्ड ये जाकर अपने आप को प्रेजेंट करती है। और इससे बीजेपी को आने वाले समय में हम लोग जो बहुत जल्दी ही हमारे 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उनकी मानसिकता को देश पूरी तरह से समझ चुकी है और जान चुकी है कि ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली पार्टी है और इससे आम जन का कोई सरोकार नहीं। जी, वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राकेश झा भी बने हुए हैं। राकेश जी, जाति या राजनीति, जनगणना से अधिक फायदा किसका होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि अब 2024 के भी चुनाव नजदीक हैं और जिस तरह से ये मसला अब उभर कर सामने आ रहा है, अधिक फायदा किसका होता नजर आ रहा है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है जनगणना हो, ये तो बड़ी इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। हमने देखा कि कई वर्षों से जनगणनाएं होती आ रही हैं। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि चलो समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हैं, उनकी संख्या जाना जाए, पहचाना जाए। और वैसे भी आम तौर पे जनसंख्या और आबादी जब आप कहीं पे विजिट करते हैं तो पता चल जाता है कि किस लोग के कितने अधिक जनसंख्या है। जहां तक चुनाव का मसला है, तो इसमें सभी पार्टियां जो हैं इसको किसी रूप में अलग अलग तरीके से देखती हैं और उसको लगता है कि कहीं हम किसी एक बेसिक कास्ट और कम्युनिटीज को लेके चलते हैं तो हमारी जो है सरकार बन सकती है। और ये पूरे दक्षिण भारत में भी हुआ है और भारत में भी अलग अलग प्रदेशों में हुआ है। तो जाति और राजनीति जो है वो बिल्कुल, बिहार की राजनीति बिल्कुल ही इससे जुड़ी हुई है और बाकी प्रदेशों की। मेरा ऐसा मानना है कि देश के अंदर आप जातिगत जनगणना कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज है, जो जनता की जो जरूरत है, अच्छे शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, जो उनकी रोजगार की बातें हैं, वो आप रिसोर्सेज में कैसे जनरेट करोगे। और किसी भी, चूंकि हमारा जो संविधान है परमजीत जी, वो सबसे बड़ा बात है कि संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 21 है, जो राइट टू लाइफ की बात करता है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। उसमें साफ लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग इस संविधान को बनाए हैं। और यही कारण है कि समाज का कोई भी वर्ग है, कहीं का भी वर्ग है, कहीं का भी रहने वाला लोग है, सबके लिए वो सरकार है, कानून का शासन है, सबको रोजगार चाहिए, सबको क्वालिटी शिक्षा चाहिए, सबको एक देश के अंदर रहने की छूट है और वो रह सकता है। जहां तक सामाजिक व्यवस्था का बात है, आपको याद होगा 1955 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय में भी वहां भी जो है कुछ न कुछ इस तरीके के मुस्लिम आबादी के लोग वहां रहते हैं और यहाँ के लोग यहाँ रहते हैं। वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, तमाम तरह की चीज हुई।
महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में डिबेट हुए थे कॉमनल अवार्ड को लेके। आपको इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा कि किस तरीके से सांप्रदायिकता के नाम पे और किस तरीके से जो है उनमें, और गांधी जी ने बिल्कुल वहां पे भूख हड़ताल की और उन्होंने कहा कि हम एक ही समाज के व्यक्ति हैं, इसलिए इस तरह की, और बाद में अंबेडकर इस बात से सहमति प्रदान किए और उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म की। मेरा ऐसा मानना है कि समाज का कोई राजनीति है, राजनीति के अंदर स्टेटमेंट्स की भूमिका होती है, जो प्लेटो अपने रिपब्लिक में बात करते हैं, अरिस्टोटल अपने बिल्कुल जो है राकेश जी, और चुनावी चुनावी समीकरण की भी बात करेंगे, क्या चुनावी समीकरण बदलेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम चेन्नई से। जी प्रेम, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। जी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ, जाति जनगणना से पीएम साहब बोल रहे हैं कि वो जाति बांट रहे हैं। अगर उनका भाषण आज का सुना जाए तो वो बोलते हैं, एक गांव वालों सुनो, बोलो कि मोदी आ गया है। एक गांव यहाँ पे सुनो, राजस्थान में कि कांग्रेसों ने इसको नंबर 1 पर अपराध में ला दिया। तो ये जात में बांटना है, ये प्रदेश में बांटना है। एक पीएम है वो कोई राजनीतिक दल के नेता नहीं है, वो कहीं के सीएम नहीं है, वो पीएम है पूरे भारत के, सब प्रदेश उसके अंडर में आते हैं। तो जाके वो राजस्थान में ये बोलते हैं कि अपराध में नंबर 1 आ गया, वो यूपी के लिए क्या बोलेंगे, वो दूसरे प्रदेश एमपी के लिए क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। क्या मतलब की बात है, वो बांट रहे हैं या कि लोग जाति गणना करवा के जाति से जाति को बांट रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि पीएम साहब प्रदेश से प्रदेश को बांट रहे हैं, परिवार से परिवार को बांट रहे हैं, भाई से भाई को अलग कर रहे हैं। ये सोचने की चीज है, राजनीति में ऐसा बड़ा दाव उनको नहीं खेलना चाहिए। जी ठीक है प्रेम, शुक्रिया, आप आपने अपना सवाल किया। अभिषेक एक फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भाई साहब कह रहे थे कि अभिषेक, अगर आपके आसपास टीवी चल रहा है तो उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज डबल आ रही है। आप अब अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है मैम? अभिषेक अपना सवाल करिए। मैं ये कह रहा था कि अभी एक भाई साहब जुड़े थे चेन्नई से, उन्होंने सीधा कटाक्ष किया है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, जो देश के प्रधानमंत्री, ना कि वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष करने से पहले आप अपने आप को खुद देखिए, और दूसरी बात, जो मुद्दा होता है मुद्दे के ऊपर बात किया जाए, ना कि प्रधानमंत्री। भाई जब राजस्थान के अंदर घटना घट रही है तो उसको क्यों नहीं कहें प्रधानमंत्री जी की घटना घट रही है? यूपी में घटेगा तो बिल्कुल कहेंगे, लेकिन राजस्थान में जब घट रही है तो आपसी कटाक्ष नहीं यहाँ पर होगा। आप अपना सवाल इस मुद्दे पर क्या रखेंगे, आप उसका जवाब दीजिए। जी सवाल देखो, मुद्दा यही है कि गांधी 2 अक्टूबर जो है अपना आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और गांधी जी का भी जन्मदिन है। तो हमें एक भाईचारे की तरह रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री का और एक राष्ट्रपिता का, दोनों का जन्मदिन है। तो मुद्दा यही है कि भाई ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना जो भी सवाल आपने किया। सो फिलहाल पूनम, आपसे रुक करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर इस पर जताया जा रहा है कि भाई केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई, और पिछले 2011 में जब कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना कराई और उसके बाद सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तब भी सर्वाधिक आंकड़े जो है जारी नहीं किए, और तब से लेकर अब तक पूरे देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई। हालांकि राज्यों की तरफ से तमाम मांगे भी उठाई गई, लेकिन आप इस पर क्या अपना रुख स्पष्ट करेंगे? क्यों केंद्र सरकार ने इस पर स्टैंड नहीं लिया? क्यों केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई? जब जब उसकी मांग उठी, फिर तब इसका विरोध किया गया। पूनम जी, जातिगत जनगणना कराने के लिए हमारी सरकार तैयार थी। बीच में कोरोना काल आ गया, जिस कारण से नहीं हो पाया, और आगे इसका जातीय समीकरण से जनगणना होगा। मोदी जी भी बोले हैं कि इसके समीक्षा करके हम लोग जनगणना कराएंगे। तो बीजेपी तो कभी विरोध में रही नहीं, किसी कारणवश नहीं हो पाया तो वो अलग बात है, लेकिन कभी भी बीजेपी इसके विरोध में नहीं रही है। पूनम, 2011 से लेकर अब तक अगर आप ये बोलेंगे किसी कारणवश नहीं हो पाया, या तो आपके पास आंकड़े नहीं है या तो आप अपडेटेड नहीं है। जी नहीं, मेरे पास आंकड़े हैं, हम आपको आंकड़े बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी बता दें कि 2011 से हमारी सरकार जो 14 में आई है केंद्र में, तो 2011 के पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको आंकड़े जारी करना चाहिए था। 11 के पहले सरकार बदल गई थी पूनम। 2014 में जब सरकार बदली, जातिगत जनगणना हो चुकी थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए।
इस पर जवाब आपसे मांग रही हूँ। जी, तो इस पर उस समय अभी पूरा रिपोर्ट नहीं आ पाया था, जिस तरह से इसको नहीं जारी किया गया उस। जी, और बात कर रहे हैं कि 60 साल कांग्रेस उस सरकार में रही, कांग्रेस ने क्या दिया? सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को तोड़ने फोड़ने का काम करती है और जाति में बांटने का बात करती है। और बात करें हम अपने अभी 9 साल के कार्यकाल की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश का विकास किया है वो पूरा विश्व देख रहा है। G20 की बात करें, पूरा देश गर्व से सीना करता है कि नहीं, भारत एक ऐसा देश है जो सबको साथ लेकर चलता है। तो मोदी जी ने जब से 9 साल में विकास का काम किए हैं, सिर्फ जाति पार्टी में बांटने का काम मोदी जी ने नहीं किया। हर राज्य में क्या ये भी जानना जरूरी नहीं कि ओबीसी वर्ग कितना है, एससी वर्ग कितना है, एसटी वर्ग कितना है? क्या ये भी जानना जरूरी नहीं केंद्र के लिए कि हर राज्य में क्या क्या आंकड़े हैं? जी बिल्कुल, लेकिन हम बात करें ओबीसी की, तो अभी हमारे यहाँ मंत्री 27 है ओबीसी के, और हम आपको बात करें कि एससी के 12 मंत्री हैं और एसटी के 8 मंत्री हैं। महिलाओं की बात करें तो 11 हमारे मंत्री महिला है। तो मोदी जी तो हर समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। तो मोदी जी कहाँ जाति पाति में बांट रहे हैं? ठीक है पूनम। कमल, क्योंकि जिस तरह से बिहार के सीएम ने अब फिलहाल जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जो है जारी की है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक हैं। एक तरफ जब बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को पास किया, दूसरी तरफ बिहार के सीएम ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जो है पेश की। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 का ये दांव खेला जा रहा है? कमल, नहीं, ये बिहार से कतई नहीं निकल के आ रही है कि हम लोग जो है चुनाव के समय में ये कर रहे हैं। ये बहुत पहले से चली आ रही है कि गणना हम लोग करवाएंगे। बीच में जो बीजेपी की सरकार के साथ जो नीतीश जी की सरकार बनी, उन्होंने इसको जो है ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। फिर जब आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन में आया, तब हम लोगों ने इसे फिर से रिवाइव करके और इसको कंटिन्यू करने का प्रयास किया, और उसका नतीजा है कि आज हम इसको जारी कर पाए हैं। इसके लिए हम नीतीश कुमार को और आदरणीय तेजस्वी जी को धन्यवाद के साथ साथ जो है आम जनता का जो भी इच्छा और ये था उसको पूरा करने के लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। ठीक है कमल, इसमें कहीं नहीं राजनीति घुस रही है। अब जब डाटा आपके सामने आ गया अदर स्टेट में भी ये हमारे कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय है कि अदर स्टेट में भी हम इस तरह की गणना करवा के और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अब कमल, जब डाटा आपके सामने आ गया है, आपको ये पता लग गया है कि ओबीसी वर्ग कितना है, एससी एसटी कितना है, अनुसूचित जाति का वर्ग कितना है, तो अब किस तरह से आगे विकास होगा, तरक्की होगी, और क्या ओबीसी एससी एसटी वर्ग को भी इसमें जगह मिलेगी? आने वाले चुनावों में देखा जाएगा। अब तो सबको समझना पड़ेगा कि जो भी जाति विशेष की जितनी भी गणना हुई है और इसको देश लेवल पे यदि हम लोग करते हैं तो सारे जनसंख्या निकल के आने के बाद उसको उसी अनुपात में हम लोगों को देना चाहिए जो भी रिजर्वेशन है, और उसी के अनुपात में, ताकि किसी की भी भागीदारी मारी नहीं जाए। ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहिए कि हम किसी का हक मारी करें। उसमें जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, ये हम लोग उसको कमेंट करते हैं। ठीक है, हमारे साथ राकेश झा, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार पहले छत्तीसगढ़ की तरफ से जातिगत जनगणना कराई गई, अब बिहार ने कराई है अपनी जातिगत जनगणना, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या इसी तरह से राज्य जो है खुद को स्टैंड करेंगे और खुद से करानी होगी, या फिर केंद्र सरकार से तो अब मदद की उम्मीद नहीं, क्योंकि केंद्र तो जातिगत जनगणना करा नहीं रही है? तो क्या अब राज्यों की ये जिम्मेदारी बनती है, क्या वो कराएंगे आने वाले समय में? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार एक अपना जो है एक स्टैंड लिया और वहाँ के जो जनसंख्या के जो अलग अलग जो पैमाने दिए, उस तरीके से लगता है कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा भी हम लोग इसको मान सकते हैं। और इस तरीके से लगता है कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जब चुनाव आते हैं और चुनाव के बाद भी इस तरह के एजेंडे बनाए जा सकते हैं, बाकी भी स्टेट इस तरीके से करेंगे। आपने इतिहास के पन्नों में भी देखा कि किस तरीके से तमिलनाडु के अंदर 67% जो है आसपास वहां पे रिजर्वेशंस दिए गए। तो बेसिकली ये सारा कुछ जो है वो जो है सरकारों को बनाने की प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि समाज को आप महिला पुरुष में नहीं बांटो, समाज को ओबीसी एससी एसटी इसमें नहीं बांटो। जो जनसंख्या है, यदि हमारे घर के अंदर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो उसको भी अधिकार मिलने चाहिए। हमारे समाज के अंदर जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी हैं, उनको भी उनके हक मिलने चाहिए।
और संविधान के दायरे में जो कुछ भी हो सकता है मैं उसको हमेशा स्वागत योग्य कदम मानता हूं और सभी सरकारों को संविधान की रक्षा करते हुए राकेश जी, तो शायद हम इसी पर तो बात कर रहे हैं। जब हम महिला की बात करते हैं तब उनको आरक्षण देना है, महिला और पुरुषों से हटकर तो हमें वर्गों की भी बात करनी तो उतनी ही जरूरी है। हर वर्ग को उतनी ही जिम्मेदारी मिले और उसके लिए भी कुछ सीट्स आरक्षित हों, इस तभी तो जातिगत जनगणना कराई जाती है, किसकी सभी को समान अधिकार मिले। देखिए मैम, बिल्कुल आपने सही कहा है कि समाज के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सभी का प्रतिनिधित्व हो। और आपने देखा कि जो पिछले 1952 से लेके आज तक जो चुनाव हुए, अलग अलग जाति के लोग उन चुनावों में भाग लिए, मतदाता के रूप में भी, और वो विधायक भी बने, सांसद भी बने, मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, प्रधानमंत्री भी बने। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि सिर्फ सीटों का आप रिजर्वेशंस कर देंगे हर स्तर पर, तो उससे जो कंपटीशंस की बात आती है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी एक कंप्रोमाइज की जा सकती है, एक आप सीमा तक कर सकते हैं, चाहे आप शैक्षणिक गतिविधियों में हो चाहे चुनाव में हो। आपने देखा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में भी देखा गया कि यूपीएससी एग्जाम्स में भी 50% सीट आपके यहाँ रिजर्व किया गया है। इसलिए क्योंकि हमारे संविधान के अंतर्गत जो लोग समाज के निचले पायदान पे थे उनको अंग्रेजी विरासत में या हम लोगों को उस तरीके की चीजें नहीं मिली, इसीलिए उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए 91 के आसपास जो है हमने सभी लोगों को एक तरीके से एकीकृत किया और आज अलग अलग पदों पर वो एंजॉय कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ के जो अन्य सेक्शन के लोग हैं, जैसे अब कई लोगों ने इस बात की भी डिमांड कर दी है कि जो आबादी में कम है, जैसे कुर्मी की संख्या बिहार में कम बताई जा रही है, ब्राह्मणों की संख्या कम बताई जा रही है, जैसा कि राजपूतों की संख्या कम बताई जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि हम तो माइनॉरिटीज है, मुसलमान 17% है और राजपूत जो है 4% के आसपास है, ब्राह्मण जो है 4%, 3.57 के आसपास है। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जनसंख्या की जो माल्थस की जो थ्योरी हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, वहां से जो जनसंख्या की गणना की गई और आज तक हम जनगणना कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े वर्ग, EWS। मूल लक्ष्य यह है कि समाज के सभी वर्गों को, जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, जिसको हम समेकित विकास कहते हैं, जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, आज जो पैमाना है उन स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नापा जाता है कि कोई भी स्टेट है वो कितना गुड गवर्नेंस कर रहा है, कितना उसके यहाँ जो है लोगों को फ्रीडम है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस पे नहीं मिल सकता है कि कोई व्यक्ति कितनी संख्या में है और कोई व्यक्ति, उसकी सारी चीजें हैं, आपका ये अधिकार है। आप जनगणना राज्य भी कराएंगे और इसमें आपका जो मूल प्रश्न था उसका जवाब ऐसा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जो राज्य सरकारें होंगी इस ट्रम्प कार्ड को जरूर उपयोग में लाएगी। लेकिन यहाँ की जनता को समझना है कि संसाधन में सबका बराबर का हकदार है और कंपटीशन में सबकी योग्यता के आधार पे होनी चाहिए, मेरिटोक्रेसी के आधार पे होनी चाहिए, तभी जाके लोकतंत्र है वाइब्रेंट रहेगा। और ऑन लिबर्टी में JS मिल ने इस बात को भी जिक्र किया है कि डेमोक्रेसी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां आपने भी दी। फिलहाल आपको बता दें कि ये सियासी तापमान इस समय बहुत बड़ा हुआ है। कल नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई है, 9 दलों की बैठक भी होगी जिसमें वो ब्यौरा देंगे कि किस तरह से पूरी जातीय जनगणना हुई है। सवाल आपका में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।